हेलो, हाउ आर यू? CSIR नेट 2022 लास्ट डे प्रिपरेशन पार्ट 2। भाई चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो कर लो, घंटी बजा करके। बहुत सारे वीडियो आएंगे, एकदम से तुम्हें मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर लेना, शेयर भी कर देना। अब आती है बात प्रिपरेशन की। तुम्हें क्या लगता है केवल तुम ही हो जिसका एग्जाम होता है, जिसके साथ दिक्कतें होती हैं? भाई चाहे राजा हो चाहे नॉर्मल इंसान, हर एक की लाइफ में एग्जाम अलग अलग तरह के चलते रहते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि भाई इससे मुश्किल कुछ नहीं है और शायद टफेस्ट है ये, इससे आगे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगेन जिसने अपने आप को बांध के रखा लास्ट मोमेंट पे और सही डायरेक्शन में तैयारी की, वो अपने किसी भी एग्जाम को पार कर लेता है और जीत जाता है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जिनके आसपास की इंफॉर्मेशन इस आने वाले एग्जाम में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सही मायने में कहूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में आने की, हम उनकी बात कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। DNA was isolated from a strain of bacteria with genotype A positive, B positive, C positive, D positive, E positive and transformed into bacterial strain A negative, B negative, C negative, D negative, E negative. The transformants were tested for the presence of donated genes. The co-transformed genes were found as follows. जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो डाटा को देखते समझ जाना कि ये सारी कहानी चल रही है मैपिंग की। बैक्टीरिया की मैपिंग में जब भी क्वेश्चन सामने आएगा तो पक्का वो तुम्हें बिना कंफ्यूजन के नंबर देके जाएगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए नहीं होते, करने के लिए होते हैं। स्टोरी के भाई ये बैक्टीरिया है जिसका जीनोटाइप है A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, C पॉजिटिव, D पॉजिटिव और E पॉजिटिव। इसमें से जीनोम निकाला गया है और जीनोम को एक ऐसे बैक्टीरिया में डाला गया है जहां पर है A नेगेटिव, B नेगेटिव, C नेगेटिव, D नेगेटिव, E नेगेटिव। भाई जब कभी कोई DNA का पीस अंदर एंटर करेगा तो उसके ऊपर तो केवल वही जीन होंगी ना जो क्लोजेस्ट एसोसिएटेड होंगी। तो इन्होंने पाया कि जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो A पॉजिटिव के साथ में B पॉजिटिव गया, C के साथ में E गया, D के साथ में C गया और B के साथ में D गया। डाटा ये कह रहा है कि मतलब जहां पर A है उसी DNA पर छोटे से पीस पर B भी अवेलेबल है और जिस किसी पीस के ऊपर B अवेलेबल है उसके साथ में D अवेलेबल है, यहाँ वाले डाटा से। और फिर हम दूसरे को देख रहे हैं तो जहां कहीं पर D अवेलेबल है उसके साथ में C अवेलेबल है और जहां कहीं पर C अवेलेबल था उसके साथ में E अवेलेबल था। तो मिल गई तुम्हें सीक्वेंस ओवरलैपिंग करके। सीक्वेंस है A B D C E और इसका आंसर कौन सा है? A B D C E, फोर्थ ऑप्शन। मैं ये बोल रहा हूं सिर्फ ट्राई करने की देरी है और ये नंबर तुम्हारे। ये क्वेश्चन देखिएगा। All of the following statements about bacterial transcription termination are true except, हम बैक्टीरिया के टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। Some terminator sequence require row factor for termination, invert repeat and T-rich non-template strand define intrinsic terminator. Row dependent terminator may possess the inverted repeat element. Nus A is necessary for intrinsic transcription termination. अगर तुमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है तो क्या छूटते ही तुम्हें कुछ और दिखाई दिया यहाँ पर? ये नसे में ओड क्या है? देखिए पहली बात तो समझ लो कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है इसमें अल्फा की 2, बीटा डैश, बीटा और ओमेगा 5 पेप्टाइड हैं, प्लस साथ में सिग्मा। जब सिग्मा जुड़ जाता है तब इसे हम लोग बोलते हैं होलो एंजाइम, कॉम्प्लेक्स एंजाइम। डिसाइड हमेशा सिग्मा करता है कि भाई किस हिस्से से ये बाइंड करेगा और कहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा। सिग्मा के पास एबिलिटी है डीएनए में प्रमोटर को पहचानने की। इसे आरएनए पॉलीमरेज खुद अपने आप नहीं पहचान सकता। हाँ, अगर मैं आरएनए पॉलीमरेज को बिना सिग्मा के किसी भी डीएनए के पीस के ऊपर छोड़ दूं तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड जरूर कर जाएगा, लेकिन सही जगह पर प्रमोटर पहचानने की एबिलिटी सिग्मा 70 के पास है। जब ये ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है तो शुरुआत में एक अबॉर्टिव इनिशिएशन होता है, मतलब थोड़ा बहुत आरएनए बना निकल गया, लेकिन फिर जब आरएनए बनना शुरू हो जाता है तब सिग्मा हट गया। ये कह लीजिए कि जब ये पूरा कॉम्प्लेक्स आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा प्रमोटर से आगे निकल आया तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रमोटर क्लियरेंस। और अब सिग्मा हट जाएगा, उसकी जगह पे नस ए आएगा। नस ए इलोंगेशन कराने में हेल्प करता है। ये इलोंगेशन फैक्टर है, ये टर्मिनेशन फैक्टर नहीं है। तो भाई टर्मिनेशन फैक्टर की अगर कहानी की बात करूं तो टर्मिनेशन फैक्टर में हमने ये देखा है कि रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट ये दो तरह की प्रोसेस होती हैं। रो इंडिपेंडेंट में ये पाया जाता है कि लास्ट में आकर के एक हेयर पिन स्ट्रक्चर बनेगा। हेयर पिन के लिए जरूरी है ना कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हो, बिल्कुल एक दूसरे के इन्वर्ट, और फॉलोड बाय पॉली यू का रन। तो जब ये सीक्वेंस जनरेट होती है तब अपने आप टर्मिनेशन हो जाता है। रो डिपेंडेंट में एक रो नाम का हेलिकेज आता है, आरएनए में एक रट नाम की सीक्वेंस है,
उसके ऊपर आके बाइंड करेगा और घूमता घूमता एटीपी खर्च करता हुआ वो आरएनए पॉलीमरेज की टनल तक पहुंच जाएगा जहां से आरएनए निकल रहा होगा और वहां पर ब्लॉक कर देगा। ये पाया गया है कि चाहे रो डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट, दोनों के केस में हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर मिल सकते हैं। तो अब ये था हमारा क्वेश्चन। अब चेक कर लेते हैं इस इंफॉर्मेशन के साथ में कि भाई हम क्या बात कर रहे हैं। हालांकि जो उन्होंने पूछा था कि ट्रू हैं सारे के सारे एक्सेप्ट, तो नस ए वाली बात पे वैसे ही ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर तो सीधा यहाँ मिल चुका है और ये बाकी सारी बातें बिल्कुल फिट बैठती हैं हमारे टर्मिनेशन के ऊपर। जब भी कभी ट्रांसक्रिप्शन की बात होगी तो एक तो ये वाली कहानी टर्मिनेशन की, और इनिशिएट करने में सिग्मा का रोल, सिग्मा 70 क्या काम करता है, इसे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोलते हैं। ऐसे कई तरह के सिग्मा और भी होते हैं जो आपको रिवाइज कर लेने चाहिए। अब इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। Which one of the following protein is essential for both the initiation of DNA replication as well as continuous advancement of replication fork? ORC का जिक्र कर रखा है, जैमिनिन का जिक्र कर रखा है, CDC45, CDC6, मतलब हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन और इसकी शुरुआत करने की कहानी। जब रेप्लिकेशन को शुरू करना होता है तो ORC, जैसे हेलिकेस लोडर होता है ना, इस तरह का यूकैरियोट्स के अंदर ORC है, इसको लोड करने का जिम्मा है CDC6 का। फिर उसके बाद में MCM2 to 7 ये हेलिकेज हैं, हेलिकेज जो डीएनए के स्ट्रैंड को खोलेंगे, ये आकर के इसके जस्ट आगे फिट हो जाएंगे। इसे बोलते हैं हम लोग प्री RC डबल हेक्सामर। आपके G1 फेस में ये सारी कहानी रेडी हो चुकी है। तो जब रेप्लिकेशन शुरू करना होगा, मतलब हम S फेस में जाएंगे, तो साइक्लिन सीडीकेज कुछ खास प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेंगे, जिनमें से एक का नाम है CDC45 और दूसरे का नाम है जिन्स। अब ये CDC45 और जिन्स ये बाइंड करके हेलिकेज को स्टेबलाइज करते हैं और ये फिर आखिर तक उसके साथ रहते हैं जब तक कि डीएनए का रेप्लिकेशन ना हो जाए। अब बाकी जो थे आपके CDC6 और बाकी ORC वगैरह ये सब हट चुके हैं, CDT1 भी चला गया है। और हम आगे जाएं तो जैमिनिन नाम का प्रोटीन G2 फेस में आकर के जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया है तो ये इनहिबिटर की तरह काम करता है कि भाई वापस ORC के आसपास CDC6, 18, CDD1 वगैरह ये आके बाइंड ना कर सके। तो जैमिनिन एक्चुअली में इनहिबिटर है रेप्लिकेशन का। तो अब क्वेश्चन पे वापस आएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई असेंशियल है इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के लिए भी और साथ में कंटिन्यूअल एडवांसमेंट, यानी कि हम उस फैक्टर को ढूंढ रहे हैं जो फैक्टर रेप्लिकेशन के शुरू में भी था और रेप्लिकेशन के दौरान भी था। ORC आपने देखा कि वो हट गया, जैमिनिन तो ब्लॉक करने वाला है, CDC45 लगने के बाद से लेके और लगातार साथ साथ रहा। CDC6 ने शुरुआत में हेल्प की थी ORC को लोड कराने में और फिर वो भी हट गया था बाद में। तो इसका करेक्ट आंसर था आंसर नंबर 3। अब जो यहाँ ये इन्फॉर्मेशन आपने देखी, ये इन्फॉर्मेशन याद रखने के लिए है क्योंकि इस डायग्राम में से बार बार क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं एग्जाम के अंदर। और एक ऐसे ही एक टॉपिक ये भी है जहां पर ये पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग combination represent the major protein or protein complex involved in chromatin condensation in yeast and human respectively। ऑप्शन में हमें कुछ प्रोटीन्स दिए गए हैं और ये पूछा गया कि इनमें से कौन से प्रोटीन क्रोमेटिन को हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट करेंगे, और शर्त यह है कि पहला वाला ईस्ट के लिए होना चाहिए और दूसरा वाला ह्यूमन के लिए। जैसे HP1 और SIR ये दोनों के दोनों इन्वॉल्व होते हैं क्रोमेटिन में, लेकिन HP1 ड्रोसोफिला के अंदर देखा गया है और ह्यूमंस के अंदर भी देखा गया है। मुझे पहले वाला आंसर चाहिए था ईस्ट के लिए, तो एक बार इस इंफॉर्मेशन को भी रिवाइज कर लेंगे हम लोग। जब हम लोग ईस्ट टेलोमियर्स को देखते हैं तो ईस्ट टेलोमियर्स में SIR2 और 3, 4 इन प्रोटीन्स को हमने देखा है। ये डीएनए को कॉम्पैक्टली पैक करते हैं और आप जानते हैं कॉम्पैक्टली पैक करने के बाद में डीएनए इज नॉट असेसिबल। तो ये ईस्ट का था सर SIR। और HP1 के बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि HP1 जो है वो ह्यूमन के लिए। तो भाई ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, सर कॉम्प्लेक्स और HP1। तो एक तो हमें ये बात याद रखनी है कि भाई HP1 और सर ये दोनों के दोनों हेट्रोक्रोमेटिन को टाइटली पैक रखने के लिए। साथ में हमें ये भी याद रखना है कि जब हम क्रोमेटिन की बात करते हैं, क्रोमेटिन मॉडिफिकेशन की, तो कुछ खास तरह के प्रोटीन डोमेन पाए जाते हैं, ब्रोमोडोमेन, क्रोमोडोमेन, टूडर डोमेन, PSD। ये प्लांट होमियोडोमेन से आया है, PSD फिंगर्स। अब ये खास तरह की चीज़ों को पहचानते हैं। जनरली ये हिस्टोन्स के मॉडिफिकेशन को पहचानने वाले हैं। ब्रोमोडोमेन कंटेनिंग प्रोटीन्स इंटरेक्ट विद एसिटाइलेटेड हिस्टोन्स। जब हिस्टोन्स के ऊपर एसिटाइल ग्रुप लगा होता है तो इसे पहचानते हैं ब्रोमोडोमेन। और क्रोमोडोमेन, टूडर और PSD फिंगर ये सब के सब मिथाइलेटेड हिस्टोन्स को पहचानते हैं। इसके अलावा एक डोमेन और भी है जिसे हम लोग SA एंटी डोमेन बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है।
सैंड डोमेन्स कंटेन प्रोटीन इंटरेक्ट प्रेफरेंशियली विद द अनमॉडिफाइड हिस्टोन्स टेल। तो मोरलेस हमें यह पता है कि जब हिस्टोन्स पर एस्टाइलेशन लगा होगा तो ब्रोमो डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन आएंगे। जब हिस्टोन्स पर मिथाइलेशन होगा तो क्रोमो डोमेन या टूडर डोमेन या पीएचडी फिंगर वाले प्रोटीन आएंगे। और जब कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होगा तब SANT डोमेन वाले प्रोटीन आके बाइंड करेंगे। अब हिस्टोन्स का मॉडिफिकेशन होता है कई तरीके से, जैसे H4 में 8वीं पोजीशन पर मौजूद लाइसिन का एसिटाइलेशन। H3 में तो काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन देखने को मिले हैं, लाइसिन 14 नंबर का, 27 और 17 का। और H2B में भी हमें सीरीन और लाइसिन के ऊपर मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। ये यूबिक्विटिनेशन भी है, फॉस्फोरिलेशन भी है, मिथाइलेशन है, ट्राइमिथाइलेशन है, मोनोमिथाइलेशन, एसिटाइलेशन। जब भी कभी एसिटाइलेशन देखोगे आप तो आप देखोगे एक्टिवेशन। हमने स्पेशली इसमें H3 के 27 में एक्टिवेशन देखा है मोनोमिथाइलेशन से। ट्राइमिथाइलेशन रिप्रेशन है और H3 का R17 मिथाइलेशन ये भी एक्टिवेशन करता है। फॉस्फोरेशन वाली कहानी में DNA रिपेयर और लास्ट वाले में भी एक्टिवेशन। तो हिस्टोन H3 का पर्टिकुलर लाइसिन्स 14 और 27 और 17 पोजीशन ये बड़े इंपॉर्टेंट टारगेट है क्रोमेटिन को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने में। हिस्टोन 4 का 8वीं पोजीशन का लाइसिन और H2B का सीरीन 14 और लाइसिन 120 वाली पोजीशन का, ये सब के सब क्रोमेटिन के मॉडिफिकेशन से संबंधित हैं। अब जब भी कभी हिस्टोन मॉडिफिकेशन पे कोई सवाल आता है तो पहली बात ऑर्डर ऑफ इवेंट क्या है। इस ऑर्डर ऑफ इवेंट को हम लोग बोलते हैं EMRC। ई का मतलब है एडिटर। सबसे पहले हिस्टोन्स एडिट किए जाते हैं जिसकी वजह से मार्क हो गए अब हिस्टोन्स, मिथाइलेशन, एस्टाइलेशन। फिर रीडर प्रोटीन जैसे कि HP1 आया था बाइंड करने के लिए, अब मुझे डाइवर्स एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं और मुझे इससे फाइनल क्रोमेटिन की स्टेट मिलती है। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। अब देखिए हमारे पास इस हिस्से में हेट्रोक्रोमेटिन है, कॉम्पैक्टली पैक हिस्टोन्स, और दूसरी तरफ है ओपन ट्रांसक्राइब्ड क्रोमेटिन मतलब यू क्रोमेटिन। अब सबसे पहले जो मिथाइलेशन हो रखा है ट्राइमिथाइलेशन, इसे पहचान करके HP1 आया और उसने HDAC नाम के एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया। ये क्या है? हिस्टोन डीएस्टाइलेज। तो उसने आसपास के हिस्टोन्स को तोड़ना शुरू कर दिया। अब जैसे ही HDAC ने डीएस्टाइलेज किया H3 के लाइसिन नंबर 9 को, तो ये अब अनमॉडिफाइड हिस्टोन्स रेडी हो गए। अब यहां पर SUB39 नाम का ट्राइमिथाइलेज एंजाइम आया। ये H3 लाइसिन नंबर 9 इसके ऊपर M3 ऐड कर रहा है, ट्राइमिथाइल ग्रुप। अब इन्हें पहचान करके हेट्रोक्रोमेटिन का रीजन और आगे तक बढ़ गया, क्योंकि इन्हीं प्रोटीन को पहचान करके और ज्यादा HP बनाएंगे और वो क्रोमेटिन को हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट कर देंगे। आज की तारीख में ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, इसलिए एग्जाम में इसको लेकर सवाल भी बढ़ गए। अब ये क्वेश्चन है, ट्यूमर्स आर जनरली क्लासिफाइड बाय। तो देखिए ट्यूमरल क्लासिफिकेशन टिश्यू के बेस पर होता है। यहां मैंने एक टेबल ऐड कर दिया है आपके रिवीजन के लिए। एपिथेलियल से जो हमें ट्यूमर्स मिलते हैं, सरफेस एपिथेलियम या ग्लैंडुलर, तो ग्लैंडुलर वाले हैं एडिनोमा, सरफेस वाले हैं पैपिलोमा। देखिए जब आप ओमा ऐड करते हैं जर्नली या नोमा, तो ये आप बेनाइन के लिए इस्तेमाल करोगे और सेम उसी नाम को आप मॉडिफाइड कर दोगे कार्सिनोमा ऐड करके मैलिग्नेंट के लिए, जैसे कि एडिनोमा विल कन्वर्ट टू एडिनो कार्सिनोमा। कनेक्टेड टिश्यूज के लिए फाइब्रस टिश्यूज का होता है फाइब्रोमा और फाइब्रोसार्कोमा। यहाँ पे हम लोग सार्कोमा ऐड करते हैं मैलिग्नेंट के लिए। बोन के लिए है ऑस्टियोमा और ऑस्टियोसार्कोमा। सिमिलरली अगर मैं लिम्फोइड टिश्यू और हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स की बात करूं, तो बोन मैरो एलिमेंट में जो लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं उनके लिए हॉकिंस है, नॉन हॉकिंस लिम्फोमा नाम रखे गए हैं। प्लाज्मा सेल वालों का नाम है माइलोमा। न्यूरल के लिए ग्लियल सेल में बेलाइन ग्लोमा और ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी। देन नर्व शीथ के लिए न्यूरोफाइब्रोमा और न्यूरोफाइब्रोसार्कोमा। तो एटलीस्ट हमें कुछ एक के नाम याद होने चाहिए कि भाई किस टिश्यू का कौन सा वाला अवेलेबल है। जैसे कि क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई माइलोमा किसके कैंसर सेल हैं? ये हैं बी सेल के, प्लाज्मा बी सेल। तो मुझे उम्मीद है कि इस पार्ट के अंदर भी तुमने कुछ इन्फॉर्मेशन को रिवाइज किया होगा, नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। याद रखना यह हम जो भी बात करने वाले हैं ये वो टॉपिक्स हैं जो आप एग्जाम में देख सकते हो, जिनके मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है।
और साथ में ये भी याद रखिएगा 20 सितंबर 22 से हम लोग कोर्सेज शुरू करने वाले हैं CSIR नेट, गेट और MSc एंट्रेंस के लिए। डिस्काउंट ऑफर्स वैलिड हैं 19 सितंबर के लिए। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9013902981 और जम के तैयारी कीजिए। बस एक दिन की बात हो रहा है, तो बस लगे रहो और एग्जाम को जीत करके आओ। बाय बाय। जिद है मेरी, दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जिद है मेरी, दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, जित्तिया ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा। सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। तो टोके वो काफी, झुके जरा भी, रुकेगी ना पर इनकलाबी। मन है राजी, डरना क्यों अब अपनी बारी, मार ही लेंगे अब तो बाजी। जग्गा लिख गया नई कहानी, जग्गा लिख गया। जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया, जित्तिया ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा। सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। को चाहिए ना कोई जगे दा जोश तूफानी,